गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बदलते भारत से संबंधित है और जो टॉपिक का नाम लिया गया है वो रखा गया है इंडस्ट्री एट द रेट 75, जो हाल के दिनों में चर्चा में है। दोस्तों 2022 में भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे और इसी 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की गई हैं कि 2022 तक जो है वो भारत का कैसा रूप होगा और उसने किस प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो भारत स्थापित है वह कोई बहुत पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करते हैं तो भारत एक नया लोकतंत्र है। इसके बावजूद भी इसने जो विकास किया है, उसकी जो गति है वह दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत ही तेज़ है और इस गति से विकसित हो रहे राष्ट्रों में शामिल है कि भारत जो है सबसे तेज़ विकसित होने वाले देशों में से एक है। और अगर हम इस बात को और मजबूती प्रदान करें तो आप लोग थोड़ा सा जो अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े हैं उस पर नज़र डालेंगे तो पिछले एक दशक में भारत ने अपनी जीडीपी का दुगना कर दिया है और इस रूप में वर्तमान में जो लगभग हमारी जीडीपी है वो 30 खरब डॉलर अर्थात 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वर्तमान में लगभग है। और इस रूप में भारत दुनिया का छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि भारत आने वाले कुछ ही समयों में अपनी जो जीडीपी है उसका आकार बढ़ा करके 50 खरब अर्थात 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में सक्षम होगा। अगर हम भारत के नज़रिए की बात करते हैं तो एशिया के संदर्भ में भारत एक प्रमुख आर्थिक जो इंजन है उसके रूप में विकसित हो रहा है। आप लोग जैसा जानते भी होंगे कि इंजन जो है एक ऊर्जा का काम करता है, उसी रूप में भारत भी एशिया में अगर हम औद्योगिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वो भारत से मिल रही है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारत ने वर्तमान में जो शासन और परिवर्तन किए हैं वो पिछले 70 सालों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। और इस समय पर सहकारी संघवाद का जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सिद्धांत है, जिसे हम न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का सिद्धांत कहते हैं, वो मॉडल अपनाते हुए भारत ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। अगर हम अंग्रेजी समय के उपनिवेश की बात करते हैं तो अंग्रेजी समय में भारत की जो हस्तशिल्प उद्योगता, जो घर घर में एक पैतृक आधार पर एक व्यवसाय उत्पन्न हुआ करते थे, उन सब को तबाह कर दिया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक, जो हम ब्रिटेन की कॉलोनियल एज की बात करते हैं, तो उस कॉलोनियल एज में जो इंडस्ट्री थी वो भारत केवल एक कच्चा माल तैयार करने वाला देश बना। और जो निर्मित था, चूँकि ब्रिटेन ने जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी उसके आधार पर भारत को उसने एक कच्चा माल उत्पादन करने वाला देश बनाया, जबकि निर्मित उत्पाद जो थे वो ब्रिटेन से दुनिया भर में भेजे जाते। साथ ही साथ भारत में भी ऐसा हुआ और उनके सामने हाथ से बने हुए, हस्तशिल्प से बने हुए जो वस्त्र या जो सामान थे वो सब के सब फीके पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए और इस आधार पर भारतीय हस्तशिल्प जो था वो तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही देश आज़ाद होता है वैसे ही भारत ने अपनी क्षमताओं को आंकते हुए और जो रसिया है उस समय का यूएसएसआर, उसके मॉडल को अपनाते हुए, आर्थिक सुधारों के मॉडल को अपनाते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत को अपनाया। ऐसी योजनाएं
इस रूप में अपनाई जाती हैं जब जीडीपी का साइज़ बहुत छोटा होता है तो योजनाओं के लिए पैसा जो है वो अपर्याप्त होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष योजनाओं का रूप न दे करके कुछ लंबी समय के लिए योजनाओं को तैयार किया जाता है, एक दीर्घकालीन उद्देश्य को लेकर के। इसीलिए भारत ने आज़ादी के समय पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया। अगर हम पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना तक अगर देखते हैं तो भारत में उद्योग के संबंध में योजनाओं को जो नज़रिया था वह इस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना था जो पूंजीगत सामान से संबंधित उद्योग थे, ना कि व्यक्तिगत जो कंज्यूम करने वाले जो उपभोक्ता सामान कहते हैं जिसे हम, उन उद्योगों को नज़रअंदाज किया गया, बल्कि पूंजीगत सामान को निर्मित करने वाले उद्योग बनाए गए। उसमें से जैसे भेल है, BHEL भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल BEL बेल, इस टाइप की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कैपिटलिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुई और कैपिटल फॉर्मेशन के काम आई, पूंजीगत निर्माण का काम करना शुरू किया, उस मॉडल को अपनाया गया। पहली योजना में जहां हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी योजना जो मालवनीस मॉडल पर आधारित थी में औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इन तीनों योजनाओं को, पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के अंतर्गत, तो उसमें उपभोक्ता सामान उद्योग को नज़रअंदाज किया गया। इस कारण 1965 से 1980 के बीच जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसमें गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद 1980 से 1991 के बीच भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में इजाफा हुआ। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और जो पूंजीगत सामान क्षेत्र थे उसमें सुधार की बदौलत इस उद्योग के गिरावट से उबर गए और इसी रूप में भारत ने एक नई पॉलिसी को अपनाया जिसे हम LPG पॉलिसी के रूप में जानते हैं, जो 1991 में आई, 1991 में। और इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में बहुत से आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है और उस आर्थिक सुधार के बदले एक नए भारत की शुरुआत हुई। इसमें अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं वर्तमान समय में उद्योगों के संबंध में। अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ईज़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अर्थात व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट 2020 में जो भारत का स्थान है वो 190 देशों के बीच में 63वां स्थान इसको मिला है, 63वां स्थान। और ये टोटल जो था वो 190 लोगों की लिस्ट में था। और इसकी अगर हम कंपेयर 2014 से करते हैं तो 2014 में जो ईज़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान था वो 142वां स्थान था, 142। और इस संदर्भ में अगर हम कंपेयर करते हैं 63 और 142 को तो भारत ने एक बहुत कम समय में 79 पादानों की उछाल की है। तो दोस्तों, इस जो रिपोर्ट का संबंध है वह यह है कि भारत में व्यवसाय करना कितना आसान है, ये इस संदर्भ को जताता है। अगर हम इसके विभिन्न आयामों की बात करते हैं ईज़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो रैंकिंग में 10 मापदंडों में से 10 मापदंड जो होते हैं, 10 मेजर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स, उनको अपनाया जाता है। उसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अनुमति जारी करने में जो देरी होती थी उसमें भारत ने सुधार किया है। और इस संदर्भ में भारत की जो रैंक है वो 2014 में जहां 184 रैंक हुआ करती थी, 184, वहीं 2020 में इसकी रैंक सुधरकर 27वें स्थान पर आ गई है। अर्थात निर्माण सेक्टर में अब अनुमति लेने में समय नहीं लगता है। इस रूप में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। अगर हम बिजली के संदर्भ में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग पर जो पहुंच हुई है वो 2014 में जहां 137
स्थान भारत का था, उसके संदर्भ में इस समय पर भारत की जो स्थिति है 2020 में, वो 22वें स्थान पर पहुंची है। तो हम बात कर सकते हैं कि भारत ने ईज़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के लिहाज से काफ़ी बड़ी उछाल स्थापित किया है, एक बड़े रैंक को प्राप्त किया है। अभी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि अभी हम 63वें पायदान पर हैं और उम्मीद है कि घटते घटते टॉप 10 में रह जाए। आगे दोस्तों, अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम विदेशी निवेश के रूप में देखते हैं, तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो अंतर प्रवाह था वो 5 सालों में अप्रैल 2014 से लेकर 2019 के बीच लगभग 320 अरब डॉलर के बीच रहा है। और एग्जैक्ट फिगर आई थिंक ये 319 के आसपास होना चाहिए। तो इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो यह पिछले 20 वर्षों में सर्वाधिक कुल एफडीआई अंतर प्रवाह का 50% बैठता है। जितना 50 सालों में हमने एफडीआई को लिया है, उतना इन 5 सालों में 2014 से लेकर के 2019 के बीच एफडीआई का अंतर प्रवाह हुआ है। इस प्रकार के स्टेटमेंट यूपीएससी में आते रहते हैं कि एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसी टाइप के कुछ टॉपिक्स बनते हैं। आप लोग इस क्लास को बार बार सुनेंगे ताकि आपके जो कंटेंट हैं वो तैयार होते रहें। अगर हम 2020-21 की बात करते हैं तो अभी लगभग 40 अरब डॉलर के आसपास का एफडीआई आया है, जिसका टारगेट लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास रखा गया है। तो ये आने वाले समय में बताएगा कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। साथ ही साथ सरकार ने कोयला खनन के संबंध में और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसमें बिना पूर्व मंजूरी के 100% एफडीआई की इजाज़त दी है। 100% एफडीआई कौन सा? कोल माइनिंग में और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। और इसी के साथ साथ जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में वर्तमान में जो एफडीआई है वो 74 तक कर दी गई है। और इस संदर्भ में एफडीआई का अंतर प्रवाह 2022 तक जो है 100 अरब डॉलर के हो जाने का अनुमान है। इन दोनों बातों को लेकर के ये माना गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। तो एफडीआई के संदर्भ में भारत ने काफ़ी बड़ी तरक्की की है। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप कल्चर की, कि भारत में जो स्टार्टअप के संबंध में जो संस्कृति है वो क्या है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे हम DPIIT के रूप में जानते हैं, इसने 2016 में स्टार्टअप इंडिया नाम की एक योजना की शुरुआत की 2016 में। और अगर हम दिसंबर 2020 तक की बात करते हैं तो इसमें लगभग 40,000 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे बूट कैंप की बात करते हैं, हैकाथॉन की बात करते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के संबंध में भी बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो इस सेक्टर में अटल नवाचार मिशन, जो अटल इनोवेशन मिशन के रूप में जाना जाता है, NAIM इस टाइप से करके, उसके अंतर्गत भी इसमें काफ़ी तरक्की आई है। और भारत का जो स्थान है 2015 में 81वें पायदान से चढ़ कर के 2020 में 48वें पायदान पर आया है, जिसे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक के रूप में जानते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक का मतलब कि जो वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स है उसमें भारत का 2020 में जो स्थान है वो 48 है। वर्ल्ड इनोवेटिव इंडेक्स, इसमें 2020 में जो स्थान है भारत का वो 48 है।
और अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो 2015 में इसका जो स्थान था वो 81 था। तो इस रूप में भी हमने वर्ल्ड जो इनोवेटिव इंडेक्स है उस रूप में हमने काफ़ी तरक्की की है। लगभग आधे के आसपास हम यहाँ पर उछल पाए हैं, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि स्टार्टअप का ज़माना है। भारत के जो युवा हैं वो वर्तमान में एक उद्यमी जो बनने की चाह है, उस टाइप की कल्चर का विकास हुआ है, और इस संदर्भ में सरकार ने भी कुछ योजनाओं की शुरुआत की है। अगर हम बात करते हैं कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में लगभग भारत में 660 से अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें लगभग 25 लाख छात्रों को अटल टिंकरिंग लैब के तहत, अटल टिंकरिंग लैब ATL, ये 12th स्टैंडर्ड पर स्थापित की गई लैब हैं, जिसमें 25 लाख छात्रों को जो है जोड़ा गया है। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ATL की स्थापनाओं के बारे में जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्कूल्स हैं उनमें ये गठन की बात की गई है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति के रूप में भी जानते हैं, इसने ऐसे 115 राज्यों की जो ज़िले हैं, 115 ज़िले जिन्हें हम आकांक्षीपूर्ण ज़िले के रूप में पहचान की गई है, और इस संदर्भ में 5 क्षेत्रों को अपनाया गया है, जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन एग्रीकल्चर और जो वाटर रिसोर्स है उससे संबंधित है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, और साथ ही साथ जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित 5 सेक्टरों को लिया गया है, जिसमें 49 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। इसके तहत जो है प्रगति की जा रही है। जो 105-15 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको किस तरीके से मजबूती प्रदान की जा सकती है, मॉडर्न किस तरीके से बनाया जाता है। नीति आयोग ने जो SDG गोल हैं हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनकी संख्या 17 है, उनको ध्यान में रखते हुए भारत में भी भारत जो संवहनीय या भारत SDG के रूप में जो है कुछ जो इंडेक्स हैं वो जारी किए गए हैं, और अब तक 2 इंडेक्स जारी हो चुके हैं इसमें, और इसके साथ 100 नेशनल इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं, जिसमें सभी राज्यों को और संघ शासित प्रदेशों को जो 17 SDG हैं उन की प्रगति के संबंध में पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की इंडस्ट्रियों को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डिजिटल भारत की, तो डिजिटल भारत के संबंध में भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसे हम रेखांकित कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया भारत जो था, ये जो शुरुआत की गई है इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई, और इससे संबंधित काफ़ी सारे मिशन जोड़े गए। इसका जो तथ्य था कि डिजिटल तौर पर जो भारतीय समाज है वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन में एक योगदान दे, और इसके अंतर्गत एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, जिसमें ब्रॉडबैंड हाईवे के विकास से संबंधित बात की गई है। सबके लिए जो मोबाइल कनेक्टिविटी है गांव-गांव में, उसकी बात की गई है, और जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरनेट प्रोग्राम हैं वो स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ इंटरनेट गवर्नेंस की भी प्रगति की बात की गई है। दोस्तों, मैं यहाँ पर और भी नाम ले सकते हैं, जैसे आधार, स्मार्ट सिटीजन मिशन, भीम UPI और रुपे GST पहचान नंबर्स जो होता है, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस या डिजी लॉकर आप लोग सब यूज़ कर रहे होंगे, या उस टाइप के और बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं। इसमें जो एक रेखांकित करने वाला मिशन है वो है भारत नेट। कई बार ये क्वेश्चन में आ भी चुका है कि भारत नेट का संबंध क्या है। आप लोगों को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है वह भारत नेट है, और इसके ज़रिए लगभग 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं इंडिया की, उनको फाइबर ऑप्टिक्स
नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क जो है एक ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन वायर होती है, जिसमें जो लाइट है उसके माध्यम से बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम है भारत नेट चलाया गया है, और इसमें लगभग अभी तक जो है करीब 1.48 लाख जो कनेक्शन हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं। ऐसा ही कुछ एक बड़ा जो जिसका स्थान विश्व में रखता है एक प्रोग्राम और है, जिसे हम आधार के रूप में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो आधार है वो भी डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है, और इसके अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया गया है। और अब तक इसमें लगभग 125 यानी कि 125 अरब लोग 125 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो डीबीटी था, हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था, जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडीज़ थी उनको डीबीटी के द्वारा जोड़ा गया है। पुराने समय में उसमें कई संस्थान कार्य करते थे, जिन्हें हटा करके अब सीधा बेनिफिशियरी को डीबीटी के माध्यम से संस्थान से सीधा जोड़ा गया है। इससे जो घोटाले थे वो कम हुए हैं, और साथ ही साथ जो लाभार्थी है, जो सही लाभार्थी है, उसकी भी पहचान करना सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों, इस माध्यम से सरकार को काफ़ी पैसे की बचत भी हुई है। साथ ही साथ जो पैसा जारी किया गया डीबीटी के माध्यम से वो भी लोगों तक पहुंचा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत के उद्योग हैं वो वर्तमान में एक जो डिजिटलाइज एज आ रही है, जिसे हम इंडस्ट्री 4 के रूप में जान रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम डिजिटल प्रयोग किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है इस टाइप के प्रोग्राम की शुरुआत की है। और अब तक ऐसा ही एक प्रोग्राम 2014 में चलाया गया था, जिसे हम जनधन योजना के रूप में जान सकते हैं। जनधन का जो संबंध था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित था, अर्थात वित्तीय समावेशन से संबंधित था। आप लोगों को पता होगा पुराने समय में जो बैंक की सुविधाएं थी वो कुछ लोगों तक सीमित थी, लेकिन जनधन खाते के माध्यम से लोगों के खातों को वहाँ तक बैंक तक पहुँच सुनिश्चित कराई गई है। और यह योजना जनधन खाते से संबंधित जो योजना थी वो 2014 में लॉन्च की गई। साथ ही साथ उन खातों को एक्टिव रखा जाए, इसके लिए डीबीटी का जो माध्यम था वो अपनाया गया, और काफ़ी लोग जो हैं इसमें इस समय पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत वो आते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके, जो ऐसे लोग थे जिसे हम ये कह सकते हैं कि गैर कृषि लोन और गैर कॉरपोरेट इस टाइप का जो तबका था, जो एक लेबर क्लास था जिसके पास में काम करने की अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे की जो दिक्कत थी, उसके संबंध में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत एक योजना चलाई गई, जिसे हम कहते हैं मुद्रा ऋण योजना, मुद्रा लोन योजना। इसके अंतर्गत ये गैर कृषि और गैर कॉरपोरेट था, और इसमें माइक्रो और जो माइनर जो उद्यम थे उनको 10 लाख रुपए तक का कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी, और इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को ऋण दिया गया। इसी प्रकार की और भी बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में जो वैश्विक स्तर पर भारत की साख है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। देश को उम्मीद है, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में जो अध्यक्ष है वो भारत से निर्वाचित किया गया है, और साथ ही साथ भारत जो नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की सिक्योरिटी जो काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया है, जिसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। आप लोगों को पता होगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, साथ ही साथ 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी में जो है
प्रतिवर्ष कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसमें लोग चुने जाते हैं, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों ये जो 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया अभियान है, उसने डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाईवे के विकास में सबके लिए मोबाइल संपर्क या सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई शासन में इसी टाइप की प्रगति हुई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा उसमें भारत और अधिक तरक्की करेगा। और आप अधिक जानकारी के लिए इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया से संबंधित है, इन्वेस्ट इंडिया से संबंधित है, या फिर स्टार्टअप इंडिया से संबंधित है, या फिर नीति आयोग से संबंधित है। तो उसमें जो नए डेटा हैं आप लोग उसे भी रख सकते हैं अपने पास और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं पुनः एक नए रोचक विषय के साथ उपस्थित होऊंगा, और जो Industry@75 है वो आप अच्छे से समझे होंगे। अगली क्लास के लिए पुनः उपस्थित होते हैं, तब